Hello students, how are you all? I hope you all are in good condition and good health. So students, this is your social study. I am going to take your lesson number 2nd. We have already completed lesson number 1st and that chapter is related to resources. In that chapter you have learned different type of resources, natural resources, man-made resources, and one thing more. I think there you have read 3 type of resources: man-made, natural resources, man-made resources, and last one is about your, I think, yes, human resource. Human is himself a resource also. So resources is complete. Now we will take our chapter. And the chapter is here about land, soil, water, natural vegetation and wildlife. तो ये तो आपका हो गया चैप्टर का नाम, और चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. लैंड आप अच्छे से जानते ही हो, भूमि को लैंड कहते हैं. सॉइल आपकी, सॉइल और लैंड में यहाँ फर्क देख लीजिए. जो लैंड होता है उस पर सॉइल होती है, मीन्स जो टॉप लेयर होती है लैंड पर उसे हम सॉइल कहते हैं. वाटर यू नो इट वेरी वेल, H2O मीन्स जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो आपका वाटर बन जाता है. और हम सभी जानते हैं वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. वाटर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं. एंड नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति और जानवर, ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी चैप्टर आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है. यू विल बी डेफिनेटली एंजॉय द चैप्टर. तो सबसे पहले हम फटाफट देख लेते हैं स्टेपिंग इन. इट मीन्स दैट आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. सी, in this chapter you will be read about land as an important resource, the use of land for various purposes, the various types of physical features of land. तो मीन्स लैंड आपको पता ही है कि इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. हम लैंड को कई प्रकार से हम उसको यूज़ करते हैं. उसके कई सारे पर्पसेस हैं. जैसे मोस्टली जो उसका एक मेन जो पर्पस है वो आपको पता ही है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है. फिर वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड, और कई प्रकार के इसके फीचर्स हैं लैंड के. सेकंड में आप देखिए कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ लैंड, हम लैंड को किस तरह से कंजर्व करेंगे. नेक्स्ट में देखिए सॉइल एज अ रिसोर्स फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल एक रिसोर्स फैक्टर है जो कि खुद एक रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल को फॉर्म करने के लिए. लेयर्स ऑफ सॉइल, डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. यहाँ पर आप सॉइल की लेयर्स भी पढ़ेंगे. फिर आप उसका डिग्रेडेशन मतलब किस तरह से उसका कटाव होता है, उसका किस तरह से उसका डिटोरिएशन होता है, और फिर हम उसको सॉइल को कंजर्व कैसे करेंगे. मीन्स जो उसकी उर्वरता है जो खत्म होती जा रही है, फिनिश हो रही है, उसको हमें कंजर्व कैसे करना है. ये सारे आप मेथड पढ़ेंगे. नेक्स्ट है आपका पॉइंट वाटर एज अ रिसोर्स, इम्पोर्टेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. यहाँ पर आप वाटर के बारे में पढ़ेंगे. यू नो इट वेरी वेल, वाटर इज ऑल्सो अ रिसोर्स एंड इट इज़ अ नेचुरल टाइप ऑफ रिसोर्स. इसके आप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यू नो इट वेरी वेल हर जगह वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सेम थिंग हियर. आप वाटर रिसोर्स को किस तरह से कंजर्व करते हैं, इसके हम कुछ मेथड पढ़ेंगे, आप कैसे उसको मैनेज करते हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन एज अ रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन भी आप एक रिसोर्स ही होता है. यहाँ पर आप नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, देयर इंपॉर्टेंस, यहाँ आप फॉरेस्ट के टाइप्स पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे. फॉरेस्ट फायर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड हाउ टू कंट्रोल दैम, और हम उनके मेथड्स देखेंगे कि किस तरह से जो फॉरेस्ट आपके एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उन्हें हमें कैसे कंट्रोल करना है. फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ एज अ रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. यहाँ पर आप वाइल्ड लाइफ को भी एक रिसोर्स के रूप में देख रहे हैं, तो उसमें आप पहले पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. फिर आप देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, फिर एरियाज ऑफ मेथड ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ का. फिर द वेज मीन्स एफर्ट्स टेकन टू कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ. फिर आप मेथड एंड एफर्ट्स पढ़ेंगे हाउ टू कंजर्व ओवर वाइल्ड लाइफ. तो ये तो आपके कुछ
पॉइंट्स हैं जो हमको मालूम होने चाहिए और हम ये डिस्कस भी करेंगे। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर with full energy, with full fresh mood. So here is your paragraph first. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife are the main resources for all forms of life on the earth. We need to understand the uses and limitation and the various methods to conserve them. इसमें ये बताया गया है कि जो आपका लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, ये बहुत ही मेन रिसोर्स होते हैं अर्थ में। जो हमें जो ये लाइफ मिली है, लाइफ को बनाने के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे हम एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम एक अपनी लाइफ जी रहे हैं, बट हमें अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए इन चीज़ों की नीड होती है। अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो डिसबैलेंस हो जाएगा, हम ठीक से अपनी लाइफ नहीं जी सकते। वी नीड टू अंडरस्टैंड द यूजेस एंड लिमिटेशन। इसीलिए क्योंकि इनमें से एक भी अगर डिसबैलेंस होता है तो हमारी लाइफ डिसबैलेंस होगी, हमारी लाइफ इफेक्टिव होगी इनके वजह से। तो हम ये हमारी नीड है कि हम किस तरह से इसको पहचानें कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, इनके यूजेस क्या हैं, और इन्हें हम कई मेथड से क्या कर सकते हैं, कंजर्व। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे लैंड के बारे में। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ इज लैंड। तो अर्थ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो लैंड है। It is covering nearly 30% of the Earth's surface, out of which only a small area is inhabitable. तो ये जो हमारे पास जो टोटल जो है आपके पास जो आपका पूरा जो आपका वर्ल्ड है, ये आप समझ सकते हो कि इसमें केवल 30% ही लैंड है और बाकी आपका 70% वाटर है। और इसमें भी 30% में भी केवल एक स्मॉल एरिया है जो आपका इनहैबिटेबल है, जहाँ पर आप रह सकते हैं। नियरली 1/3 एरिया इज हैबिटेबल। तो आपका जो 1/3 एरिया है वो हैबिटेबल है, बाकी सारा आपका इनहैबिटेबल है, मीन्स वहाँ पर आप रह नहीं सकते। जैसे आप पानी के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने एक वीडियो लेक्चर भेजा था वाटर रिसोर्स के बारे में, उसमें बताया था कि हमारे पास केवल 1% ही है अच्छा वाटर जो हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स 3% ही आपका है, 3 और या 2% ही है वाटर जो कि ड्रिंकिंग वाटर है, जो आप पीने योग्य जो आप करते हैं। बाकी सारा आपका क्या है, ऑर्शेनिक है, सॉल्टी है, उसमें से भी कुछ आपका अंडरग्राउंड वाटर हो जाता है, कुछ ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। ये आप वीडियो लेक्चर को फिर से देख सकते हैं जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर इस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो देयर इज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब ये तो हमें पता चली गया कि 1/3 एरिया ही है जो कि हैबिटेबल है, बाकी आपका हैबिटेबल नहीं है। इसमें इसीलिए इसमें जो पॉपुलेशन है वो भी क्या है, अनइवन है। सभी एरिया में पॉपुलेशन सेम नहीं है। ऑन हैबिटेबल लैंड एरिया ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ये ऐसा क्यों है कि कुछ एरियाज हैबिटेबल हैं और कुछ आपके इनहैबिटेबल हैं? इसके कुछ रीजंस हैं। वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। सबसे पहले तो वेरिएशंस पाई जाती है लैंड और क्लाइमेट में। मीन्स हर जगह की लैंड और क्लाइमेट क्या है आपका सेम नहीं होता। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में ये आपको बता रहे हैं अनइवन टोपोग्राफी। मीन्स जो टोपोग्राफी है वो भी कैसा है, अनइवन, एक जैसा नहीं है। स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स में आपके स्टीप स्लोप्स आपको मिलते हैं, ये भी एक रीज़न होता है। लो लेइंग एरियाज विच आर फ्लडेड विद द वाटर एंड हैविंग वाटर लॉजिंग। लो एरियाज वाटर्स एरियाज मिलेंगे जहाँ पर फ्लडेड आता है, मीन्स बाढ़ आता है। जैसे कि आपको पता है रेनी सीजन चल रहा है और कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर भी बहुत सारी फ्लड आई हुई है और उन लोगों की लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब है। और कहीं कहीं पर आप देखते हो वाटर की बहुत ही क्या है, शॉर्टेज भी है। सैंडी एंड डेजर्ट एरिया। कहीं कहीं आपको सैंडी और डेजर्ट टाइप का एरिया मिलता है। मोस्टली राजस्थान में अगर वेस्टर्न पार्ट पे जाते हैं तो वो कम्प्लीटली आपको सैंडी एरिया मिलेगा। फर्टाइल एंड थिकली फॉरेस्टेड एरिया। और कहीं कहीं पर आपको बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एरिया मिलता है और फॉरेस्ट से कवर्ड हुआ एरिया मिलता है। मोस्टली जो आपके गंगा प्लेन है बहुत ही फर्टाइल है। The plains and river valleys are generally suitable for cultivation of crops. Therefore, they are the most densely populated areas of the world.
वर्ल्ड के सबसे अगर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं तो वो हैं आपके प्लेन और रिवर वैली, क्योंकि ये बड़े ही सुटेबल होते हैं क्रॉप्स के लिए, मतलब यहाँ पर खेती अच्छी कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड द थिक फॉरेस्ट डेजर्ट हाई माउंटेन्स एंड प्लेसेस हैविंग अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आर स्पार्सली पॉपुलेटेड. जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जहाँ थिक फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट हैं, हाई माउंटेन्स हैं, ऐसे प्लेसेस में क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अच्छी नहीं रहती, और जिन प्लेसेस की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही हार्श टाइप हैं, सुटेबल नहीं है, वहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ही क्या है, कम है, दूर दूर बसी हुई है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मीन्स ना के बराबर पॉपुलेशन रहती है. अब हम जरा फैक्ट फाइल देख लेते हैं. नियरली 90% of the population is occupying about 30% of land area. The remaining 70% of the land is either not habitable or sparsely populated. इसमें यही बताया है कि जो 70% जो आपका लैंड है ये ना तो रहने योग्य है और इसमें पॉपुलेशन भी बहुत ही स्पार्सली है, मीन्स दूर दूर है, और 30% एरिया पर ही लोग रह रहे हैं. मतलब जो 90% जो लोग हों वे कितने परसेंट पे रह रहे हैं, 30% पे रह रहे हैं. तो ये आज आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक में हम लैंड यूज़ आपका डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड गुड.